हम्म। कल्पना कीजिए कोई अपने सपनों के डेस्टिनेशन मान लीजिए बाली जाने की तैयारी कर रहा है। बैग पैक हो चुके हैं, होटल की बुकिंग्स एकदम कंफर्म्ड हैं। हाँ, मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत एक्साइटिंग माहौल होता है। बिल्कुल। लेकिन ट्रिप से ठीक पहले उनका अपना ही साथी चुपके से उनका पासपोर्ट फाड़ देता है। अब देखिए, ये कोई लापरवाही का नतीजा नहीं है। और ना ही ये कोई मजाक है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही खौफनाक और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश का पहला कदम था। सही कहा आपने। और यही वो सिरा है जिसने पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच की दिशा ही बदल दी। एक आम सी लगने वाली सगाई के पीछे जो हत्या का षड्यंत्र छुपा था, वो इसी से उजागर हुआ। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास पुलिस जांच की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, डिजिटल फॉरेंसिक के दस्तावेज हैं और दोनों परिवारों के बयानों से जुड़े बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं। हाँ, और हमारा मिशन महज इस घटना की टाइमलाइन को जानना नहीं है। हम असल में उस जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण के भ्रम को डिकोड करना चाहते हैं, जो आधुनिक अपराधों की नींव में होता है। एकदम सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स और मानवीय मनोविज्ञान ऐसे अपराधों की कलई खोल देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। कहानी की सतह पर तो बाली का एक प्लान और एक फटा हुआ पासपोर्ट दिखता है, लेकिन इसके गहरे पानी में एक ऐसी गुप्त शादी छिपी है जिसने एक समानांतर जीवन या कह लें एक डबल लाइफ की शुरुआत की। देखिए, इस पूरे मामले की जो बुनियाद है ना, वो इसी डबल लाइफ पर टिकी है। पुणे की अदालत ने 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उसकी मंगेतर सिया गोयल और सिया के प्रेमी चेतन चौधरी को हिरासत में लिया है। हाँ, जो कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन असली कहानी उस मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया में है जिसे सिया ने खुद अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया था। स्रोतों के अनुसार सिया की सगाई केतन से हो चुकी थी। समाज की नजरों में वो एक भविष्य की योजना बना रहे थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिया ने इस हत्या से 4 महीने पहले ही अपने प्रेमी चेतन से चुपके से शादी कर ली थी। ये तो लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ही एक भयानक दुष्स्वप्न लगता है मुझे। हाँ, बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ आप किसी के साथ सगाई करके समाज के सामने एक परफेक्ट जोड़ी की तस्वीर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कानूनी और सामाजिक रूप से पहले ही किसी और से जुड़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक झूठ बोलने तक सीमित नहीं रहता ना। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है हर दिन, हर घंटे एक नई कहानी गढ़ना। फोन की स्क्रीन को हमेशा छिपा कर रखना, 2 अलग-अलग लोगों को अपने समय का हिसाब देना। हाँ, और ये सुनिश्चित करना कि दोनों दुनिया कभी आपस में ना टकराएं। वही तो। मैं बस यही सोच रहा हूं कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक इस भारी मानसिक बोझ को कैसे संभाल सकता है, बिना टूटे या बिना कोई गलती किए। असल में देखिए, मनोविज्ञान की माने तो इंसान का दिमाग इस तरह के विरोधाभासों को लंबे समय तक संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जब किसी व्यक्ति के काम और उसकी वास्तविकता में गहरा टकराव होता है तो उसका दिमाग एक बहुत ही तीव्र मानसिक तनाव में चला जाता है। तो सिया के मामले में ये दबाव बहुत ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल चरम पर रहा होगा। एक तरफ सगाई का सार्वजनिक सच था और दूसरी तरफ गुप्त शादी का निजी सच। जब दिमाग इस तरह के अत्यधिक कॉग्निटिव लोड से गुजरता है ना, तो वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। खुद को बचाने की स्थिति में। हाँ, ऐसे में सच बोलकर सामाजिक बदनामी का सामना करना उसे अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा लगने लगता है। इसी घबराहट में इंसान की नैतिकता का जो दायरा है वो सिकुड़ने लगता है। तो दिमाग उस स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक समस्या या अवरोध की तरह देखने लगता है, जिसे रास्ते से हटाना जरूरी है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही समझाता है कि क्यों ये कोई पल भर के गुस्से में हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश बन गया। स्रोतों के अनुसार सिया ने बाकायदा एक क्राइम प्लेबुक का सहारा लिया था। हाँ, जो कि बहुत ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल। उसने इंटरनेट पर सोनम रघुवंशी केस जैसे पुराने हत्या के मामलों पर बाकायदा रिसर्च की। वो ये देखना चाहती थी कि उन मामलों में अपराधियों ने क्या गलतियां की थी, ताकि वो उनसे सीख सके। और सिर्फ डिजिटल रिसर्च ही नहीं, पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन ने हत्या को अंजाम देने से पहले एक पहाड़ी पर, यानी एक हिल टॉप पर, इस पूरी घटना का रिहर्सल भी किया था। बाप रे, रिहर्सल! एक मर्डर का अभ्यास। हाँ, और ये रिहर्सल वाला हिस्सा अपराध विज्ञान के नजरिए से बहुत कुछ बयान करता है। जब कोई हत्या जैसी गंभीर घटना का रिहर्सल करता है ना,
तो वो असल में अपने उस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को मजबूत कर रहा होता है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। क्योंकि हत्या कोई मशीन की तरह काम करने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें इंसान की भावनाएं, उसका बचाव करना और अप्रत्याशित बाधाएं शामिल होती हैं। पहाड़ी पर अभ्यास करने का मतलब है कि वे हर वार, हर संभावित चीख और भागने के हर रास्ते को एक स्क्रिप्ट की तरह कोरियोग्राफ करना चाहते थे। तो ये पुराने मामलों का अध्ययन करना भी उसी नियंत्रण की चाहत का हिस्सा था। हाँ, वे एक परफेक्ट क्राइम डिजाइन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी सुराग, कोई भी ढीला धागा न छूटे जो पुलिस को उन तक वापस ले आए। लेकिन देखिए, यहीं पर आकर ये पूरी परफेक्ट क्राइम की थ्योरी मुझे अपने ही जाल में उलझती हुई दिखती है। वो कैसे? मतलब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जो व्यक्ति इतना शातिर है कि हत्या का अभ्यास कर रहा है, वही व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर पुराने हत्या के मामलों को सर्च कर रहा है। इंटरनेट कोई खाली कमरा थोड़ी है जहां आप अकेले बात कर रहे हो। सही बात है। हर सर्च क्वेरी, हर क्लिक एक डिजिटल पगडंडी बनाता है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई बैंक लूटने जाए और बैंक के रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख कर आ जाए। कोई खुद को इतना अदृश्य कैसे समझ सकता है? देखिए, ये विरोधाभास मानव व्यवहार के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को उजागर करता है। इसे मनोविज्ञान में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? इस अवस्था में किसी क्षेत्र में कम ज्ञान रखने वाले लोग अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का बहुत अधिक और गलत आंकलन कर बैठते हैं।